स्टूडेंट, कक्षा 10 विज्ञान, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो स्टूडेंट, अध्याय 1 में दिया गया है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले तो हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं इसके बारे में जान लें। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जानते हैं वह क्रिया होती है जिसमें प्राप्त जो उत्पाद होता है मूल उत्पाद से क्या होता है, मूल उत्पाद से रासायनिक गुणों में भिन्न होता है। जैसे क्या है कि ये क्या है, हमारा मूल उत्पाद है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो इसके जो है रासायनिक अभिक्रिया मतलब इसको हम जला दिए, ठीक। रासायनिक क्रिया हो गई तो जलाने के बाद क्या होगा, इसके जो गुण होंगे क्या होंगे, भिन्न होंगे, ठीक है। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें जो उत्पाद बनता है, ठीक है, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट बनता है, क्रिया होने के बाद प्रोडक्ट बनता है, वो क्या होता है, मूल पदार्थ जो स्टार्टिंग में जो पहले था, ठीक है, उससे क्या होगा, भिन्न होगा। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी स्टार्टिंग से ही पूछ लिया जाता है क्या है, तो इसलिए बताना आवश्यक है क्योंकि चैप्टर का नाम ही रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। तो क्या होता है, वह अभिक्रिया, कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें प्राप्त उत्पाद, ठीक है, प्राप्त उत्पाद मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों एवं संगठन में भिन्न होता है, भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, ये अभिकारक होगा, अभिकारक जो होते हैं वो समझ लीजिए कि मूल पदार्थ है। तो अभिकारक क्या होता है, क्रिया के पश्चात क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है ना, उत्पाद बनाता है। तो जैसे क्या है, अभिकारक हम ले लेते हैं 2Mg और प्लस O2, जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। नहीं, मैग्नीशियम मतलब कि 2 अणु बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, सही है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बने, तो ये क्या है, अभिकारक हैं, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा है। तो ये क्या होगा, रासायनिक गुणों में क्या होगा, भिन्न होगा। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिकारक क्रिया होने के पश्चात उत्पाद जो बनेगा वो क्या होगा, मूल पदार्थ से, है ना, मूल पदार्थ से क्या होगा, भिन्न होगा, ठीक है। जो उत्पाद होगा ये मूल पदार्थ से क्या होगा, भिन्न होगा, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए पांचवा क्या होगा, अवक्षेप का निर्माण करेगा। अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप मतलब होता है कि
ढेर, जैसे कि कोई रासायनिक अपक्रिया हुई, कुछ न कुछ उसका उत्पाद के रूप में लास्ट में कुछ न कुछ बनेगा। ठीक है, जैसे क्या है, हमने कागज जला दिया तो राखी के रूप में अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, है ना, अवक्षेप का निर्माण होगा। इस तरह से हम लोग जान लिए कि रासायनिक अपक्रिया क्या है। वह क्रिया जिसमें प्राप्त उत्पाद मूल पदार्थ से, है ना, मतलब कि जैसे क्या है, मूल पदार्थ क्या है, जैसे हम पेन लिए, ये हमारा मूल पदार्थ है, इसको हम जला दिए, ठीक है, तो क्या हो गया, रासायनिक गुणों में इसके परिवर्तन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, काला टेढ़ा मेढ़ा क्या है, गल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो हमें मिलेगा वही क्या है, उत्पाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझ लिए हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। तो नया पदार्थ से, ठीक है, वो मतलब मूल पदार्थ से नया पदार्थ का निर्माण होना। जैसे अपक्रिया हम कराए हैं, दो उत्पाद लिए हैं, इसके बाद देखिए क्या, दो अणु मैग्नीशियम का मिल गया है, मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीजन का दहन कराए हैं, तो मैग्नीशियम के दो अणु मिल गए हैं। और पहचान इस रूपों में हम कर सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुआ। ठीक है, देखिए बेटा, रासायनिक समीकरण क्या है ना, कक्षा 10 में कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि रासायनिक समीकरण क्या है, इसको संतुलित करने की विधि बताइए, है ना। रासायनिक समीकरण देखते हैं। समीकरण रासायनिक समीकरण, यहाँ लिख देते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक, तो ये जो होता है रासायनिक समीकरण, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं, है ना। जब कोई पदार्थ अकेले, मतलब कि सिंगल, अकेले या अन्य, मतलब उसके साथ भी हो सकता है, अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, यानी रिएक्शन करके, क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ, भिन्न गुण वाला पदार्थ, मतलब कि जो पहले था उससे भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कह सकते हैं, है ना। उसे रासायनिक, यहाँ रासायनिक लिख लीजिए, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, इस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण की परिभाषा जान लिए कि हाँ, ये रासायनिक समीकरण होता है ना। तो इसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसे हम संकेतों से निरूपित करते हैं, है ना। अगर हम जैसे लिखें कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन लिखने में हमें ज़्यादा समय लगेगा, तो इसलिए संकेतों या सूत्रों द्वारा प्रदर्शित, जैसे नाइट्रोजन का यन लिख दिए तब भी तो नाइट्रोजन होगा, कम समय लगे, है ना। इसके लिए हमें क्या, संकेतों का प्रयोग करना पड़ता है। तो रासायनिक समीकरण के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, संकेतों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के दो अणु ले रहे हैं, ठीक, यहाँ 2 2 4 हो गया, और प्लस O2, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, 2H2O, जल के दो अणु बनाएंगे, है ना। तो दोनों पक्षों में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर होती है ना। दोनों पक्षों में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या, जैसे हाइड्रोजन का इधर कितना है, 2 2 4, तो इधर क्या होगा, 2 2 4,
तो ऑक्सीजन का देखिए क्या है, ऑक्सीजन का 2 है, तो 2 जो होगा इसके साथ भी जाएगा, ठीक है, इसके साथ भी जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का 2 अणु इधर भी है ना। तो अगर हम कह लें संतुलित करना क्यों आवश्यक है ना, संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है, संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि दोनों तरफ क्या होने चाहिए, परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, है ना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो पहले हम देख लेते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं। यहाँ ये क्या होता है, अभिकारक होता है, क्या होता है, अभिकारक, ठीक है। और ये जो होता है हमारा उत्पाद होता है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं तत्व, और यहाँ तत्व लिख लिए, ये क्या है, अभिकारक, अभिकारक, और फिर उसके बाद उत्पाद, ठीक है। तो तत्व कौन से हैं, हाइड्रोजन हैं। अभिकारक में कितने अणु हैं, अभिकारक अणु, ठीक है, अणु, उत्पाद के अणु, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कि हाइड्रोजन के यहाँ अभिकारक के अणु कितने हैं, 4। तो उत्पाद में कितने हैं, 2 2 4, ठीक। अब तत्व दो तत्व हैं, ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का 2 है, तो इधर भी 2 है। इस प्रकार से क्या होता है, समीकरण हमारा दोनों पक्ष में परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है, इसलिए ये क्या है, संतुलित समीकरण है ना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है, संतुलित करना, ठीक। द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है, ना तो निर्माण होता है। इस नियम के अनुसार दोनों ओर अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव्यमान समान होने चाहिए, और वह तभी संभव है जब दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो, ठीक है, समान हो। मतलब कि ये कहना चाहता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित समीकरण लिखना, अगर पेपर में आ जाए संतुलित समीकरण लिखना, तो ये होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है, अनुसार। तो ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है, ना ही निर्माण होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है, ना तो निर्माण होता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार दोनों ओर, इस नियम के अनुसार दोनों ओर
दोनों ओर का मतलब ये क्या है, अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद, है ना, तथा उत्पाद। ठीक, क्या होने चाहिए, द्रव्यमान समान होने चाहिए, है ना, द्रव्यमान, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगा रहे हैं, द्रव्यमान समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, तभी तभी संभव, संभव, यह तभी संभव है जब दोनों तरफ, दोनों तरफ यानी अपचारक तथा उत्पाद, है ना, दोनों तरफ परमाणुओं, परमाणुओं की संख्या समान हो या बराबर हो, है ना, मतलब इधर 4 है तो उधर भी 4 होना चाहिए, है ना। तो जैसे क्या है, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, ये आपकी बुक में दिया है, मैग्नीशियम और को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम का वायु में, ठीक है, वायु क्या है, ऑक्सीजन का दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जैसे हम लिख दिए MgO। ठीक, तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम का एक अणु है, तो यहाँ तो मैग्नीशियम ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का कहाँ है, इसमें 2 अणु है, लेकिन इसमें क्या है, एक ही अणु है, तो ये है क्या है, असंतुलित समीकरण है, असंतुलित, असंतुलित समीकरण है। ठीक, लेकिन अगर हम 2mg कहें, 2mg मैग्नीशियम का 2 अणु, ऑक्सीजन का 2 अणु मिला के क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, Mg। ठीक है, 2 अणु मैग्नीशियम का, 2 अणु ऑक्सीजन का, तो दोनों क्या है, बराबर है दोनों पक्ष। तो ये क्या दर्शाता है कि इस सभी में क्या है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन दोनों के ही परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या है, दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। अतः ये क्या है, एक संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है। ठीक है, ये संतुलित समीकरण है। तो अब जानते हैं क्या है, इसकी विधि है, रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या होती है, रासायनिक रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि, विधि हम लोग जान लें। देखिए, इसमें अपक्रिया में भाग लेने वाले सभी जो अभिकारक होते हैं तथा उत्पाद के अणुसूत्र पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें अणुसूत्र पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का कितना अणु है, ऑक्सीजन का कितना अणु है, नाइट्रोजन का कितना अणु है, ब्रोमीन का, आयोडीन का, जो हमारे क्या होते हैं आवर्त सारणी में जितने भी तत्व होते हैं उनका क्या होना चाहिए, हमें अणुसूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, और सभी, पहला नियम तो क्या है, पहला क्या है, अणुसूत्र पता होना चाहिए, अणुसूत्र पता होना चाहिए ना चाहिए, ये पहला है। अगर आप रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो ये पता होना चाहिए। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा क्या है, जितने भी तत्व होते हैं उनको आणविक रूप में लिखे जाते हैं ना, जैसे क्या है, हाइड्रोजन आणविक रूप में, है ना, तत्व आणविक रूप में लिखा जाना चाहिए, कैसे, जैसे
हाइड्रोजन को लिख रहे हैं तो H2 लिखते हैं, है ना। ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। नाइट्रोजन का N2, ब्रोमीन का Br2, ठीक है। आयोडीन का, ये क्या है, द्विपरमाणु अणु है। इसमें क्या होते हैं, दो परमाणु होते हैं ना, द्विपरमाणु गैसें होती हैं ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये द्विपरमाणु तत्व हैं। तत्व में क्या है, गैस है, ठीक है। तो ये इस रूप में लिखा जाना चाहिए। ये आणविक, दो अणु, दो अणु, दो अणु, दो अणु, दो अणु, ठीक है। तो अब तीसरा नियम जान लीजिए। एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीक द्वारा हम लोग दर्शाते हैं, है ना। मतलब कोई भी तत्व है, प्रतीक द्वारा दर्शाया जाएगा। प्रतीक, प्रतीक द्वारा दर्शाया जाएगा तत्वों को, ठीक है। दर्शाया जाएगा, तत्व को लिख देते हैं, तत्व को प्रतीक द्वारा दर्शाया जाएगा। जैसे क्या है, सोडियम, सोडियम का हम सोडियम नहीं लिखेंगे ये हिंदी में, हम लिखेंगे इसको प्रतीक द्वारा, Na सोडियम। और पोटेशियम जैसे देख लीजिए, पोटेशियम आप लोग जानते हैं, पोटेशियम, सीएम, पोटेशियम को किससे, के द्वारा, ठीक। आयरन या फी, जैसे जिंक Zn, और कापर को Cu से। इस प्रकार से हम लोग क्या है, जिंक को जैसे Zn, ठीक। आयरन को किससे, Fe। तो ऐसे आप लोग प्रतीक याद कर लीजिएगा कि प्रतीकों द्वारा हम दर्शाते हैं। तो रासायनिक समीकरण किन बातों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं विधि, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, है ना। रासायनिक किन बातों को ध्यान रखा जाता है ना, रासायनिक समीकरण लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है। निम्नलिखित बातों को ध्यान लिख दीजिए, ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं, पहला क्या है, पहला है अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के मध्य। जैसे ये अभिकारक है, इसके बीच हम तीर लगा के, है ना, दर्शाते हैं, है ना, उत्पाद, ठीक है। अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के मध्य, जब परिवर्तन कोई हो रहा है तो उसके मध्य तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं ना। अगर दो या दो से अधिक अभिकारक हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है अगर दो या दो से अधिक अभिकारक है या उत्पादों के मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं, है ना, जो अपक्रिया की दिशा बनाता है, ठीक है, अपक्रिया की दिशा बनाता है। तो क्या है, जैसे अभिकारक है, अभिकारक और प्लस अभिकारक, अब उत्पाद बना रहे हैं, अगर इसमें दो उत्पाद बना रहे हैं तो बीच में प्लस का, योजक का चिन्ह लगा देंगे, है ना। तो इस प्रकार हम लोग दो अभिकारक या दो उत्पादों के मध्य क्या बना देते हैं, प्लस का चिन्ह, योजक जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, योजक का चिन्ह लगा देते हैं, योजक का चिन्ह लगा देते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे क्या है, Zn,
स्टूडेंट फोन आ गया था। जैसे Zn जिंक और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, जब हम क्रिया कराते हैं तो ये बनता है ZnCl2, जिंक क्लोराइड और प्लस H2। ठीक है, तो मतलब जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा ना। तो इस प्रकार की अपक्रिया, जैसे इसमें क्या है, दो अब क्या रखा और इसमें दो उत्पाद भी है। ठीक, तो इस प्रकार हम बीच में योजक का चिन्ह लगा देते हैं। अगर तीसरा नियम देखिए, तीसरा क्या है, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणी है ना, मतलब कि दाईं तथा बाईं दोनों दिशाओं में, उत्क्रमणी मतलब दाईं बाईं दोनों तरफ है ना, दिशाओं में अर्धशीर्ष द्वारा दर्शाया जाता है। अगर अपक्रिया उत्क्रमणी है, अब अपक्रिया क्या है, उत्क्रमणी है, तब क्या करते हैं, दाईं तथा बाईं दोनों दिशाओं में अर्धशीर्ष वाला चिन्ह लगा देते हैं। तो अर्धशीर्ष का चिन्ह क्या कैसे होता है, जैसे ये ऐसे और ऐसे। जब जब अभिक्रिया उत्क्रमणी हो, उत्क्रमणी मतलब दोनों दिशाओं में उत्क्रमणी। ठीक है, जैसे क्या है, उदाहरण लेते हैं, नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन। तो ये देखिए अर्धशीर्ष का चिन्ह यही होता है, अर्ध तीर। ठीक है, मतलब कि पूरा तीर नहीं है, ये केवल ऊपर वाला। ठीक, तो ये बनाएगा NH3। ठीक है, अमोनिया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि जान गए हैं, है ना। तो और देख लेते हैं अब आगे क्या पढ़ना है। रासायनिक समीकरण लिखना, संतुलित करने का महत्व। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अपक्रिया। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, संयोजन अपक्रिया क्या होता है ना। तो इस सबसे पहले हम लोगों को संयोजन अपक्रिया पढ़ लेना है अच्छे से। संयोजन मतलब शब्द से ही स्पष्ट है, संयोग करना मतलब जुड़ना, है ना। संयोजन क्रिया, तो वह क्रिया होती है, जानते हैं, वह क्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलने से एक नया उत्पाद बनता है ना, एक एकल उत्पाद बनता है, एक ही उत्पाद बनता है। ठीक है, तो ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे क्या है, हम आपको समझा दें, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार लिख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अपक्रिया। संयोजन, ठीक है, संयोजन मतलब होता है जब दो या दो से अधिक, ठीक है, अभिकारक मिल करके एक एकल उत्पाद बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, संयोजन अपक्रिया कहलाएगा। जैसे क्या है, दो उत्पाद मिलके ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, एकल उत्पाद है, एक ही उत्पाद है ना, एकल उत्पाद बनाते हैं। तो इससे परिभाषा बना सकते हैं हम लोग, है ना। इससे एक संयोजन अपक्रिया बोर्ड में आ जाता है, क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक, इससे अधिक भी हो सकता है, ये क्या है हमारे अभिकारक, ये मिले हैं, ठीक है, संयोग कर रहे हैं, संयोग करके एकल उत्पाद बना रहे हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल
एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना, कहते हैं। तो जैसे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हैं CaO, ठीक है, और प्लस H2O, ठीक है, जल, कैल्शियम ऑक्साइड और जल ये मिल के बनाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्टॉइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है। जैसे ये क्या है, चूना होता है, चूना में जब हम क्या मिलाते हैं, पानी, तो क्या है, ये चूना में पानी मिलाएंगे तो क्या बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, है ना। तो देखिए, तो इसमें क्या है, दो अभिकारक मिल के क्या बना रहे हैं, एक एकल उत्पाद बना रहे हैं, है ना। तो ये जो है हमारा रासायनिक अपक्रिया हम लोग दे सकते हैं संयोजन के द्वारा। और जैसे क्या है, कार्बन और प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बना रहा है, दो उत्पाद मिलके क्या बना रहे हैं, दो अभिकारक मिलके क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। जैसे जल का बनना 2H2 और प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, जल के दो अणु बनाया। तो इस प्रकार से हम लोग संयोजन अपक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए वियोजन अपक्रिया, इसके बाद क्या आता है, वियोजन अपक्रिया। संयोजन के बाद वियोजन होना चाहिए, वियोजन अपक्रिया, ठीक है। ये दिया गया है वियोजन अपक्रिया, ये देखिए आपके किताब में है वियोजन अपघटन अपक्रिया, जिसे अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं, ये जानते रहिएगा। वियोजन अपक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इसे अपघटन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। वह अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, बस संयोजन का उल्टा वियोजन है ना, संयोजन का उल्टा ही वियोजन है। तो इसमें जो होता है, उसमें क्या था, उसमें दो अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बना रहे थे, इसमें एकल अभिकारक मिलके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे, है ना। तो वो कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, वियोजन। तो इसको हम ABCD से समझ लेते हैं। तो जैसे क्या है, इसमें AB है, ठीक है, AB एकल उत्पाद है, क्या है, एकल उत्पाद है। ये अपक्रिया करके क्या बनाएगा, A+B बनाएगा, ठीक है। इस रूप में हम लोग याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, जिसमें एकल अभिकारक मिलकर या विघटित होकर, ठीक है, विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बेटा। इस प्रकार से हम लोग वियोजन अपक्रिया जान लिए कि वियोजन क्या है। ये वियोजन अपक्रिया के प्रकार भी होते हैं, ये लगभग हम
अपने किताब में 3 थी पढ़ेंगे ना, 3 प्रकार पढ़ेंगे, यानी विघटन अपक्रिया को 3 प्रकार से पढ़ेंगे। ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, है ना। तो वियोजन अपक्रिया के प्रकार, वियोजन के प्रकार पढ़ लें, या कह सकते हैं विघटन, ठीक है। विघटित यानी वियोजन को क्या विघटन के नाम से भी जाना जाता है, इसको एक नाम से और से विघटन के नाम से जाना जाता है, के प्रकार पढ़ सकते हैं। तो ये पहला क्या होगा, दूसरा और तीसरा, हम लोग किताब में 3 थी दिया, 3 थी पढ़ेंगे। ये पहला ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा जिसमें निकलता, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा माने गर्मी। अब विद्युत वियोजन, विद्युत इलेक्ट्रिक से संबंधित है, विद्युत वियोजन भी पढ़ेंगे, ठीक। और तीसरा जो है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश से संबंधित है, प्रकाशीय वियोजन, वियोजन, ठीक। तो ऊष्मीय वियोजन क्या है, पहला हम लोग समझ लेते हैं। इसमें ये देखिए, इसमें वियोजन की क्रिया क्या होती है, ऊष्मा के द्वारा होती है। किसमें, किसके द्वारा होती है, ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा होती है, ठीक। अब इसके बाद जैसे हम कह लें कि कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, जो चूना पत्थर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे क्या मिलेगा, बिना बुझा चूना मिलेगा, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो इस क्रिया में, अरे भाई चूना को जब हम क्या करते हैं, जैसे चूना, कैल्शियम कार्बोनेट है चूना पत्थर जो हम लोग मार्केट से लाते हैं, उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, है ना। गर्म करेंगे तो बिना बुझा चूना प्राप्त होगा, ठीक है, बिना बुझा CaO और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है ना। जैसे हम समझ लेते हैं, पहला वह अभिक्रिया, कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें वह क्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें इस वियोजन की क्रिया में किसके द्वारा होती है, ऊष्मा के द्वारा होती है ना। ये वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है, मतलब कि ऊष्मा ने गर्मी के द्वारा होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि CaCO3, ये किसका सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca फॉर कैल्शियम, CO कार्बोनेट, है ना। ये इसको कहते हैं चूना पत्थर, ठीक। ये जो होगा जब इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एक ऑक्सीजन यहाँ से लिया, कैल्शियम ऑक्साइड मिला। ये क्या, जिसे हम बिना बुझा चूना कहते हैं, बिना बुझा चूना कहते हैं। और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, है ना। तो अब इसके बाद हम लोग समझ लें कि विद्युत वियोजन क्या है, ठीक है। विद्युत वियोजन, भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, जब वियोजन या अपघटन की अपक्रिया, ठीक है, में विद्युत का उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं ना। जैसे जल का वियोजन, जल का जब वियोजन होगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, है ना। तो लिख लेते हैं हम लोग,
वह अपक्रिया जिसमें विद्युत की आवश्यकता होती है ना, जिसमें विद्युत का उपयोग करते हैं तो उसे विद्युत अपघटन या वियोजन भी एक ही बात है, उसे विद्युत वियोजन, इतना जानते रहिए कि अपघटन वियोजन एक ही होता है ना, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लिख देते हैं, जैसे जल का वियोजन है ना, जल का वियोजन, ठीक है। तो जल का वियोजन जब हम करेंगे, जैसे क्या है, जल में हम लोग किसी जल में विद्युत प्रवाहित कर दें तो क्या हो जाएगा, जैसे जल में विद्युत प्रवाहित कर दिए तो ये जो होगा, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, है ना। तो ये अपक्रिया होगी। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। ये कभी कभी ये विकल्पी के रूप में आ जाता है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अपक्रिया। नहीं, प्रतिस्थापन नहीं, अभी तो प्रकाशीय वियोजन पड़ा हुआ है भाई। ये देखिए, प्रकाशीय वियोजन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। देखिए, वह अपक्रिया जिसमें प्रकाश ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है ना, तो उस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कह सकते हैं। और दूसरे रूप में और भी बोल सकते हैं, जब वियोजन की क्रिया के लिए ऊष्मा प्रकाश के रूप में प्रदान की जाती है तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। लिख लेते हैं, जब वियोजन की क्रिया के लिए ऊष्मा प्रकाश के रूप में प्रदान की जाती है, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन मतलब ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, वियोजन कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए, है ना, AgCl, सिल्वर क्लोराइड को कह सकते हैं 2AgCl। ये जब ठोस के रूप में है, ये ठोस के रूप में है, जब इसको प्रकाश की उपस्थिति यानी सूर्य का प्रकाश लेंगे, सूर्य का प्रकाश लाएंगे इसके पास, ठीक है, तो ये जो है ना, चांदी अलग हो जाएगा, 2Ag अलग हो जाएगा और प्लस क्लोरीन अलग हो जाएगा, Cl2 क्लोरीन अलग हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका रंग धूसर होगा, धूसर रंग, ठीक है। क्या होगा, चांदी के जैसा, जैसे क्या होता है, एकदम धूमिल रंग, धूसर रंग प्राप्त होगा, है ना। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 2AgBr, ये क्या लाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। इस पे जब सूर्य का प्रकाश लेंगे, ये भी ठोस के रूप में है, ये भी क्या है, ठोस है, सॉलिड है। सूर्य का प्रकाश लाएंगे तो ये जो है चांदी के रूप में, धूसर रंग के रूप में ये प्राप्त होगा और प्लस Br2 ब्रोमीन अलग हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है बेटा।
अब विस्थापन अभिक्रिया की तरफ हम लोग रुख करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया की तरफ आते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन की अभिक्रिया कहेंगे, है ना। जैसे कोई धनी व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति को मार के क्या करते हैं? बाहर कर देता है ना, कहता है कि हमारे रूम से जब किराया नहीं दे रहे हो भागो। तो जैसे क्या अधिक क्रियाशील कौन हुआ? धनी व्यक्ति, है ना। कम क्रियाशील कौन हुआ? ये गरीब व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, यानी यौगिक कह सकते हैं उसके घर से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं, है ना। गरीब अमीर की परिभाषा समझ लीजिए, ऐसे ही है। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील, है ना, अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व, अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे क्या है, Fe है, ठीक है, Fe आयरन है। ये क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। हम बताएंगे आगे आने वाले वीडियो में कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील तत्व है। तो थोड़ा इसमें विस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों में आ जा रहा है, इसलिए पहले बताना पड़ रहा है बेटा। तो जो होता है आयरन, ये क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है ना। आयरन क्या कह सकते हैं? अधिक क्रियाशील, है ना, अधिक एक्टिव, अधिक एक्टिव होता है। तो ये जब कॉपर सल्फेट से क्रिया कराएंगे CuSO4, ये क्या है? कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा? ये FeSO4 बना देगा और प्लस कॉपर को बाहर कर देगा, है ना। कॉपर क्या है? बेचारा कमजोर था, ये क्या हो गया? बाहर हो गया। और जो ये इसका यौगिक है, यौगिक कौन है? SO4। इसके यौगिक को कौन ले लेगा? अधिक अभिक्रियाशील तत्व ले लेगा, है ना। बस यही बात है। ये अमीर है और ये गरीब है। गरीब को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। और क्या है, जो इसका घर था SO4, क्या अमीर आदमी ने ले लिया, हड़प लिया। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। अब देखिए क्या है, विस्थापन हो गया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है ना। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है? बहुत सारे हमें अभी पढ़ने हैं। तो ऑक्सीकरण पढ़ लेते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण मतलब कि जहां ऑक्सीजन पहुंच जाए, है ना।
ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग मतलब इसके क्या क्या प्रयोग हैं। तो जैसे संक्षारण, ठीक है, संक्षारण मतलब होता है जंग लगना। तो संक्षारण के बारे में हम जान जाते हैं, ठीक है। कोरिजन जिसे कहते हैं इंग्लिश में कोरिजन वह क्रिया जिसमें कोई धातु यानी लोहा वायु की उपस्थिति में, है ना, वायु की उपस्थिति में नमी या अन्य रसायनों से धीमी अपक्रिया द्वारा धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे संक्षारण क्या होता है, लोहा क्या होता है, जब नमी की उपस्थिति आएगी, है ना, नमी की उपस्थिति आएगी तो क्या होगा, उसमें धीरे धीरे क्या है, रसायन चिपकने लगेंगे, भूरे पदार्थ, है ना। तो क्या कर देगा, लोहे को, धातु को धीरे धीरे क्या करता है, नष्ट कर देता है ना। जैसे लोहे पर जंग लगना, और कभी कभी देखते हैं कि चांदी पर भी काली परत चढ़ जाती है ना। तो चांदी पर काली परत का जमना। अब इसको बचाएं कैसे, संक्षारण को बचाएं कैसे। तो जैसे धातुओं पर हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, जैसे लोहे पर पेंट कर दिए। और क्या है, मिश्र धातु बनाकर, जैसे लोहा है उसमें कोई और धातु मिला दीजिए, है ना, एल्युमिनियम जस्ता कुछ भी मिला दीजिए, तो क्या होता है, संक्षारण की क्रिया कम होने लगती है ना। तो अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर उसको रोका जा सकता है, या तो जस्ते का लेप लगा दीजिए। तो इस प्रकार हम संक्षारण को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं ना। तो हम कहिए तो लिख दें परिभाषा, बहुत आसान है, ठीक है। बस ये जानते रहिए, संक्षारण मतलब लोहे पर जंग लगना, है ना, लोहे पर जंग लगना। तो ये कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीकरण तभी तो होगा, उपस्थिति, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन नमी भी हो सकता है। नमी की उपस्थिति में क्या होगा, अधिक क्रिया करेगा, ठीक है। वह अन्य रसायनों से धीमी धीमी अपक्रिया द्वारा मतलब धीरे धीरे, ये नहीं कि एक ही बैग में सब काम हो जाएगा, है ना। अपक्रिया द्वारा धीरे धीरे डबल बार नष्ट हो जाती है उसे संक्षारण कहते हैं, ठीक है। वह क्रिया जिसमें धातु वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन नमी अन्य रसायनों से धीमी अपक्रिया द्वारा, ठीक है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। तो उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण जैसे क्या है, लोहे पर जंग लगना, ठीक। और चांदी पर काली परत का जम जाना, है ना, चांदी पर काली परत का जम जाना। तो ये क्या है, संक्षारण है। बचने के उपाय देखिए, हम लिख सकते हैं, प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। बचने के उपाय कैसे बचें। पहला तो क्या है,
धातुओं पर पेंट, धातु मतलब लोहे समझ लीजिए, लोहा जस्ता, धातु क्या होते हैं, लोहा, चांदी है, और तांबा, ये सब क्या धातुएं हैं ना, एल्युमिनियम, धातु वो पर पेंट करके, है ना, पेंट करके क्या कर किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। दूसरा है मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाकर। और लास्ट है अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर, है ना, अन्य मतलब उसके उससे हट के जिस पे चढ़ा रहे हैं, अन्य धातु, अन्य धातु की परत, परत यानी पेंट कह सकते हैं, परत मतलब कि नरम चीज में परत चढ़ाकर क्या किया जा सकता है, संक्षारण को संक्षारण लगने से बचाया जा सकता है ना, संक्षारण से क्या है, बचने के उपाय हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ये संक्षारण के बारे में पढ़ लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। आगे हम लोग दूसरी वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। इसके आगे बचा है आप लोगों का विकृत गंधिता, ऑक्सीकरण और विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, और भी बहुत चीज़ें बची हुई हैं, जैसे अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स अपक्रिया, इन सब के बारे में हम अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।